हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और मेरा हौसला पैसे बना के रखना। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक अनाथ एक बेसहारा बच्चे की, जिसके पास कोई सहारा भी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी इतनी मेहनत करता है और अपने मुकाम पर पहुंचता है। जिसका नाम संदीप होता है। संदीप की जो मम्मी होती है वो बचपन में ही गुजर जाती है। और जो संदीप के जो पापा होते हैं, जब संदीप 8वीं क्लास में पढ़ता है तो संदीप के पापा को एक बहुत बड़ी बीमारी घेर लेती है, जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता। वो संदीप को समझाते हुए कहते हैं कि जो हमारे पास पढ़ाई का जो सामान है, जो पढ़ाई का जो हमारे पास साधन है, इसको ना तो कोई बांट सकता है और ये जितना भी पढ़ ले उतना ही कम है। दोस्तों, पापा की बात को संदीप दिमाग में बैठा लेता है और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखता है। और संदीप के पापा के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी संदीप के पापा के इलाज में लग जाती है, लेकिन इलाज फिर भी पूरा नहीं हो पाता है और संदीप के पापा की डेथ हो जाती है। संदीप अपने पापा की डेथ से काफ़ी टूट जाता है और काफ़ी सोचने पड़ जाता है कि अब मैं अपने मुकाम पर कैसे पहुंचूंगा, कैसे हासिल मैं कर पाऊंगा। दोस्तों, संदीप एक दिन ऐसे बैठे हुए सोच रहा था तो एक दिन वो चाय की दुकान पर जाता है और चाय की दुकान के मालिक से कहता है कि मुझे आप एक छोटा मोटा काम दे दीजिए और उसके बदले मुझे खाने के लिए और रहने के लिए स्थान का बंदोबस्त कर दीजिए। जो चाय की दुकान का जो मालिक होता है वो संदीप की बात को समझ जाता है और उसको अपना काम दे देता है। संदीप दिन में अपना पढ़ाई करता है और शाम को जो चाय की दुकान होती है उस पर काम करता है। और वहाँ जो सरकारी महकमे के जो कुछ बंदे अक्सर चाय पीने के लिए आते थे, संदीप उनसे अच्छी अच्छी शिक्षा लेता था, रोज़ नई नई बातें उनसे सीखता था। एक दिन जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो संदीप से कहते हैं कि तुम्हें अक्सर आगे जाके करना क्या है, क्या बनना चाहते हो। संदीप कहते हैं मुझे आगे चलकर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, जिसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बैंक के जो कर्मचारी कहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी और तुम यहाँ रहने के बावजूद तो इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर इतनी मेहनत करने का कारण क्या है। तो संदीप अपनी जो स्टोरी होती है, पिछली जो कहानी होती है, सारी बैंक कर्मचारी को बताते हैं। तो बैंक कर्मचारी संदीप की कहानी को सुनकर उनसे कहते हैं कि आप अपना सामान पैकिंग करो और आप मेरे घर पर चलो, जहां आपको थोड़ा बहुत जो काम दिया जाएगा आप उस काम को करना और अपनी पढ़ाई, हम आपको एक कमरा दे देंगे और खाने पीने के लिए जो आपको मतलब खाना होगा वो भी हम दे देंगे, आप हमारे साथ चले। संदीप अपने सामान की पैकिंग करते हैं और बैंक कर्मचारी के साथ उनके घर चले जाते हैं। और जैसे जैसे संदीप को काम दिया जाता है और संदीप उस काम को बड़ी लगन के साथ और फटाफट करता है और फिर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखता है। संदीप की लगन को और फोकस को देखते हुए जो बैंक कर्मचारी की पत्नी होती है वो अंदर ही अंदर जलने लगती है और काफ़ी उनसे ईर्ष्या करने लगती है कि कल को जब जैसे ये बच्चा इतनी मेहनत करता है, कल को ये बड़ा अफसर बनेगा तो ये बहुत बुरी बात होती है। और वो संदीप को डिस्टर्ब करने के नए नए जो अपने दिमाग में आइडिया सोचती है और कई बार तो उसे ताना भी देती है कि क्या इतना पढ़ लिख कर कौन सा आपको कलेक्टर बनना है जो आप इतने पढ़ रहे हो। और कई बार ऐसा करती है कि अपने पति को भी संदीप के प्रति मतलब भड़काती है। जो बैंक कर्मचारी की जो पत्नी होती है कई बार अपने पति को भी संदीप के प्रति भड़काती है कि तो फिर जो बैंक कर्मचारी होते हैं वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि हम इस लायक हैं कि उस हम गरीब बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, तो वो कल को बड़ा अफसर बनेगा, अपने मुकाम पर पहुंचेगा। बहुत अच्छी बात है, हम इस लायक हैं तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन वो जो उनकी पत्नी होती है वो उसको डिस्टर्ब करने के, घर से भगाने के नए नए आइडिया सोचती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, सुबह ड्यूटी जाने का वक्त होता है और जो उनके पति होते हैं वो नहाने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं और जो उनका मोबाइल होता है बाहर टेबल पर रखा रह जाता है। और जैसे वो अपने पति के मोबाइल को देखती है तो वो उस मोबाइल को संदीप के सामान में छुपा देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। जैसे ही वो बैंक कर्मचारी नहा के बाहर आते हैं और इधर किधर अपने मोबाइल को ढूंढते हैं और अपनी पत्नी से आवाज़ लगाते हैं कि आपने मेरा मोबाइल देखा, तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, और ढूंढने का झूठा जो ड्रामा करती है, इधर किधर ढूंढने झूठा ड्रामा करती है।
और क्या करती है कि जैसे ही मतलब संदीप के रूम में जाती है और उसके जो सामान में जो उसका तो वो ड्रामा था वहाँ से निकाल कर लाती है और अपने पति को दे देती है और कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये वैसे भी शक्ल से चोर लगता है, काश आज तो हमें ये मतलब हमारा मोबाइल टाइम पर मिल गया है, वरना ये मतलब आगे चल कर कितने हमारे पैसे चुराता या कुछ और बड़ा सामान भी चुरा सकता था। और जैसे ही बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी के हाथ से वो मोबाइल लेते हैं और संदीप की तरफ को गुस्से वाली नज़रों से देखते हैं और जो उनका चेहरा जो फेस गुस्से में लाल हुआ होता है तो संदीप की तरफ को जाते हैं और संदीप की खूब पिटाई करते हैं और संदीप दोनों हाथों से हाथ जोड़कर सर को कहते हैं कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये काम मैंने नहीं किया है, ये मोबाइल मेरे सामान में कैसे पहुँचा ये मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। और जो बैंक कर्मचारी होते हैं वो संदीप की काफ़ी पिटाई करते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरे लिए इतना अच्छा सोचा और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुम निकलो यहाँ से। वो बैंक कर्मचारी अपने घर से संदीप को बाहर धक्का दे देते हैं और साथ में सामान को भी बाहर फेंक देते हैं और फिर अपना गेट लगा लेते हैं। संदीप बाहर खड़ा होकर माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है कि सर मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया है, ये काम मैंने नहीं किया है। लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं करता है और संदीप अपना सामान उठाता है और अपने रास्ते के लिए निकल पड़ता है और पूरा दिन हो जाता है वो अपना काम ढूंढता है और कहीं जैसे रहने खाने के लिए कोई जगह मिल जाए तो इसके बारे में सोचता है, कैसे मैं मतलब कहाँ रह पाऊँगा, कहाँ खा पाऊँगा, मुझे कोई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अपने मुकाम तक कैसे पहुँचूँगा। वो दिन भर इसी उलझन में होता है और ये सब को सोचता रहता है और चलता रहता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन उसे उसका कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता है। शाम हो जाती है और वो फुटपाथ पर ही अपना रात गुजार लेता है। अगली सुबह फिर होता, फिर अपने काम के लिए निकल लेता है, लेकिन 2 दिन हो गए हैं लेकिन उसे कोई काम और रहने और खाने का कोई भी उसे जगह का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता। और अगली सुबह की जैसे जैसे शाम होती है और वो एक हॉस्पिटल के सामने जाकर पहुंचता है और जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो अंदर से एक व्यक्ति बड़ा ही परेशान और चिल्लाते हुए आते हैं कि मेरे भाई की मौत और ज़िंदगी का सवाल है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे भाई के लिए 1 यूनिट खून दे दे तो मेरे भाई की जान बच सकती है। जैसे ही संदीप उनकी बातों को सुनता है और सामने आगे आता है और कहता है आप मुझे ले चलिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। संदीप उस व्यक्ति के साथ अंदर जाता है और उनको खून दे देता है और संदीप उस व्यक्ति से कहता है आप चिंता न करें, आपका भाई ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो कह के बाहर निकलता है तो वो व्यक्ति जिसकी उसने हेल्प करी थी संदीप से कहता कि आप कुछ पैसे ले लीजिए। संदीप कहता है कि मैं इसके कोई पैसे नहीं लूँगा, आपके भाई ठीक हो जाएंगे, आप चिंता न करें। लेकिन जैसे जैसे संदीप आगे आगे चलता है तो वो पीछे पीछे आता और कहता है कि आप बाहर चल के या तो कुछ खा पी लीजिए या फिर थोड़ा बहुत अपनी हेल्प के लिए थोड़े बहुत पैसे दे लीजिए। संदीप कहता है कि आप यदि मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे या तो छोटा मोटा कोई काम दिलवा दीजिए और खाने और रहने के लिए मुझे जगह का बंदोबस्त करवा दीजिए, बस इतना ही मेरे लिए कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और आपके भाई ठीक हो जाएंगे, ये मैं उम्मीद से कह सकता हूँ। दोस्तों इतनी बात सुनकर जो व्यक्ति होता है संदीप की इतनी बातें सुनता है तो वो संदीप से कहता है कि आखिर मतलब तुम काम के पैसे नहीं मांग रहे हो, रहने और खाने के लिए जगह ही का बंदोबस्त मांग रहे हो, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। संदीप अपनी सारी स्टोरी उस व्यक्ति के सामने रखते हैं तो वो व्यक्ति संदीप की जो स्टोरी सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी भावुक हो जाता है। तो उसको देखते हुए संदीप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो संदीप से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन है, आप हमारे घर चलिए और आप वहाँ रह सकते हैं और जैसे हमारे वहाँ थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। संदीप उस व्यक्ति के घर जाता है और जैसे सभी परिवार वालों को पता चलता है कि इसी के कारण हमारे बच्चे की जान बची है, वो संदीप को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं और एक परिवार में जो सदस्य होता है, एक परिवार का जो सदस्य होता है उसकी तरह वो उसको मान सम्मान देते हैं और घर पे रखते हैं। और जैसे कोई त्यौहार है या कोई बाहर से कोई सामान आया है, ये घर में कोई अलग से जैसे परिवार के हिस्से नहीं दे देते, ये उसका हिस्सा ये उसका हिस्सा, तो वो उसके हिस्से के नाम की जो वो एक परिवार का जो वो सदस्य हो गया है।
तो वो उसका जो व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे एक भाई ने, मतलब जहाँ मेरा एक भाई और था, आज मेरे 2 भाई हो गए हैं, वो उसको भाई मान लेते हैं और अच्छी तरह से वो रहते हैं। और जब वो जो आता है, जो जिसकी उसने हेल्प करी, जिसको उसने 1 यूनिट खून दिया था, वो भी उसे अपना भाई मानता है और बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। और जब जैसे ही जो संदीप अपना जो फोकस है पूरा अपनी पढ़ाई पर रखता है, लेकिन सभी उसकी एक जो परिवार का सदस्य पढ़ता है, उसकी पढ़ाई में खूब उसकी सपोर्ट करते हैं, उसकी जो फीस है उसका बंदोबस्त करते हैं और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और उसकी खूब अच्छे से खातिरदारी करते हैं जैसे एक परिवार का बंदा होता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद आगे पढ़ाई के लिए जो संदीप होता है वो दिल्ली कोचिंग के लिए चला जाता है और जो उसका परिवार है, जिस परिवार ने संदीप को सहारा दिया है, वो उसके जो फीस होती है उसको भी पहुंचाते हैं और बीच बीच में जैसे परिवार के जो के बच्चे की राजी खुशी पूछते हैं, उसके बारे में भी पूछते हैं। लेकिन संदीप दिल्ली में रहकर एक छोटा मोटा काम भी कर लेता है और जो अपना जो खर्चा पानी है वो वहाँ से निकाल लेता है। एक दिन दोस्तों संदीप की जो मेहनत है वो रंग लाती है और वो अपने जो पेपर में जो IAS बन जाते हैं, वो IAS का जो पेपर होता है उसे क्लियर कर लेते हैं। और IAS का जो पेपर क्लियर करने के बाद वो अपने घर आते हैं, जिस परिवार ने संदीप को सहारा दिया उस परिवार में आते हैं और सभी परिवार इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और गांव में भी काफ़ी चर्चे करते हैं और ढूंढेरा पीटते हैं कि हमारा बच्चा जो है IAS बन गया है। दोस्तों सभी खुशी खुशी रहते हैं और कुछ दिनों के बाद जो संदीप है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर चले जाते हैं और उनका संदीप का सिलेक्शन एक बड़े शहर में हो जाता है। संदीप अपनी ड्यूटी को बड़े ही ईमानदारी से और बड़े ही जिम्मेवारी से अपना निभाते हैं और वो कभी कभी जैसे बीच में अपने घर भी आ जाते हैं और जैसे जिस परिवार ने संदीप को सहारा दिया था वो उन सब से मिलने के लिए बीच बीच में अपने घर भी आ जाते थे। लेकिन 2 साल के बाद जब संदीप अपने घर आता है तो वो जो परिवार में देखते हैं तो जो परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिनको वो अपना पापा कहते थे, वो उनकी बीमारी के कारण काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी और जो उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो उन्होंने गिरवी रख दी थी। लेकिन इस बात का उन्होंने संदीप के सामने जैसे जिक्र करना या संदीप को बताना मुनासिब नहीं समझा और वो अपने आप इस चीज़ को करते रहे। लेकिन संदीप को जब इस बात का पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा और सबसे वो गुस्सा भी हो जाता है। तो वो अपने जो परिवार के मुखिया होते हैं उनसे कहते हैं कि मैंने तो आप सभी को अपना परिवार और जो आप मेरे पापा हैं वो मान लिए, लेकिन आपने मुझे अपना जो एक परिवार का सदस्य है वो नहीं माना है, मैंने अपना परिवार नहीं पाया है। तो वो सभी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है। दोस्तों जो उसने 2 साल में संदीप ने जो मेहनत करके कमाया था, जो उसकी तनख्वाह थी, उससे अपने जो खेत थे उनके थोड़े बहुत उनसे गिरवी छुटवाया और जो उनके पापा थे उनको एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाते हैं और कुछ दिन के बाद वे काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। दोस्तों उन्होंने संदीप ने कुछ दिन के अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, कारण बताया था कि मेरे पापा बीमार हैं, जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तब मैं अपने काम पर लौटूंगा। दोस्तों वो घर रहकर संदीप अपने पापा की सेवा पानी करते हैं और वो मतलब पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, सभी खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन वो संदीप जैसे घर अपनी छुट्टियां बिता रहे थे तो वो अपने खेतों पे भी चले जाते थे और जहां उसने शुरू में चाय की दुकान पर काम ढूंढा था तो वो उस चाय की दुकान पर भी जाते हैं और जब वहाँ पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा IAS अफसर बन गया है तो जो वहाँ बंदे आते थे, चाय पीते थे, जो मतलब बैठे हुए थे, सभी संदीप के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, संदीप और जिसकी हेल्प मतलब खून दिया था वो दोनों भाई अपना मार्केट में टहलने के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी जो सरकारी बैंक कर्मचारी थे जिन्होंने संदीप की पिटाई की थी तो वो अपनी गाड़ी के पास खड़े होते हैं और पीछे से जाके संदीप उनको नमस्ते करता है, उनको पाँव छूता है कि सर आप कैसे, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है। जैसे ही वो जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो संदीप को देखते हैं और पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि आपके जैसे हाल चाल पूछ लेते हैं कि आपके क्या हाल है। तभी जो बैंक कर्मचारी की पत्नी होती है वो संदीप से कहती है कि उस दिन तो आपने मोबाइल चुराया था, आज क्या चुराने का इरादा है।
तभी जो उसका भाई बराबर में बैठा होता है वो तभी उनको रोक देता है कि आप जानती भी हैं आप किससे बातें कर रही हैं, इनकी जो सरकारी गाड़ी है वो घर पे खड़ी है, वरना आपकी बोलने की औकात नहीं होती है। तब संदीप मुस्कुरा के कहते हैं कि ना तो उस दिन मैं चोर था, ना मैंने उस दिन कोई गलती की है, और ना आज मैं आज गलत हूँ। और जैसी भी जो मोबाइल चुराने की जो कहानी थी, जो सारे जैसे जिस तरीके से आपके सामने परोसा गया था, बैंक कर्मचारी से संदीप कहता है कि इस कहानी के सारी जैसी मैडम आपको बताएंगी, मोबाइल की जो कहानी थी। दोस्तों संदीप अपने रास्ते निकल जाता है और जो बैंक कर्मचारी होते हैं वो गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में अपनी पत्नी से जाकर चलते चलते पूछते हैं कि जो संदीप कह रहा था वो क्या कारण है उस कहानी का, आप मुझे वो कह रहे थे कि मैडम इस बारे में बताएंगी, ये क्या बात है, आप हकीकत मुझे बता सकती हैं। तब जो बैंक जो उनकी जो पत्नी होती हैं वो मजबूरी में उनको बताना पड़ता है कि मैं जैसे संदीप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखता था, इतनी मेहनत करता था, लेकिन मैं अंदर अंदर उसे जलती थी कहीं ये कल को इतनी मेहनत करके एक बड़ा जो ऑफिसर है वो ना बन जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बड़ा खटकता था। इसलिए मैंने वो मोबाइल वहाँ से उठा के और संदीप के कपड़ों में मैंने ही रख दिया था, और वो अपने पति से सॉरी मांगती है। दोस्तों जैसे ही जो बैंक कर्मचारी होते हैं उनको इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही गिल्टी महसूस करते हैं और बहुत पछताते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो मतलब संदीप के बारे में पता करते हैं, और जगह जगह जैसे कई बार एड्रेस पूछते हैं, और वो जैसे जैसे पूछताछ करते हैं संदीप के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और संदीप से जाकर माफ़ी मांगते हैं कि संदीप मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। संदीप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सर आप ऐसा, आपने मेरे लिए काफ़ी अच्छा किया, अच्छा सोचा, मैं आपको मतलब लेकिन आपने वही किया जो आपके सामने जिस तरीके से परोसा गया, जिस तरीके से बताया गया, आपने उसी तरीके से काम किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेरे से माफ़ी नहीं मांगिए, मैं आप सभी को माफ़ करता हूं और आप अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे संदीप के बारे में, और क्या कहेंगे बैंक कर्मचारी के बारे में, और क्या कहेंगे उस परिवार के बारे में जिसने इतनी सारी हेल्प संदीप की करी और एक बहुत बड़ा मतलब सहारा बना और इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा। और इन सब कहानी सुनाने का हमारा आप सबके सामने इरादा किसी को परेशान करने का नहीं है, और हमने सिर्फ आपको कहानी इसलिए सुनाई ताकि अच्छी कहानी सुनकर आप इनमें से कुछ वर्ड जो हैं अपनी जीवन में इस्तेमाल कर सको, औरों को आप शिक्षा दे सको, औरों के सामने आप इन कहानी को सुना सको। और अब आ लेते हैं हम आपसे विदा, और फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ, और आप सभी से नमस्ते। और कहीं गलती हो जाती हो माफ़ करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और फिर आते हैं, मिलते हैं और